तो आज हमारे पास जो कहानी है वो सच में दिमाग को उलझा देने वाली है। सोचिए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक छात्र हैं। आप एक क्लास में नहीं जाते, लेकिन अगले ही दिन आपके प्रोफेसर कहते हैं कि आप न सिर्फ वहां थे, बल्कि आपने क्लास का सबसे गहरा सवाल भी पूछा था। यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। हाँ, और ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं भूली हुई याद का मामला नहीं है। ये कहानी इस बहुत ही दिलचस्प विचार की पड़ताल करती है कि क्या हो अगर समय खुद एक जीवित शक्ति हो, एक ऐसी शक्ति जो उन पर ध्यान देती है जो उसके नियमों पर सवाल उठाते हैं। बिल्कुल। कहानी का जो मुख्य पात्र है ईशान, वो इसी उलझन में फंसा है। और ठीक जब वो इस बारे में सोच रहा होता है, दोपहर के 12:59 पर समय रुक जाता है। हाँ बिल्कुल, सब कुछ जम जाता है, सिवाय उसके और आध्या नाम की एक लड़की के। यहाँ मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि आध्या उसे बताती है, जब तुम समय पर सवाल उठाते हो तो समय तुम्हें नोटिस कर लेता है। ये एक बहुत ही अनोखा विचार है ना? मतलब समय कोई बहती हुई नदी नहीं, बल्कि एक चौकीदार है, और अगर आप उसकी सत्ता को चुनौती देते हैं तो वो आपको पकड़ लेता है। और यहीं से ईशान की असली यात्रा शुरू होती है, जब आध्या उसे चांदनी चौक के एक पुराने बंद पड़े क्लॉक टॉवर पर ले जाती है। एक मिनट, क्लॉक टॉवर ही क्यों? कहानी में इसका कोई खास महत्व है या ये सिर्फ एक डरावनी लोकेशन है? नहीं, इसका बहुत गहरा मतलब है। गेट पर लिखा है, केवल तभी प्रवेश करें जब आप स्वीकार करते हैं कि 1 PM कभी नहीं बजेगा। ये तो सीधे सीधे हकीकत को चुनौती देने जैसा है। बिल्कुल। क्लॉक टॉवर समय का एक टूटा हुआ स्मारक है, और वो चेतावनी कि 1 कभी नहीं बजेगा, वो एक नए नियम की घोषणा है। टॉवर के अंदर हर दरवाजे पर 12:55 लिखा है। हर दरवाजे पर? हाँ, और आध्या यहाँ बताती है कि ईशान का एक वर्जन उस क्लास में गया था। ये मल्टीवर्स का एक बहुत ही दिलचस्प इस्तेमाल है। अक्सर मल्टीवर्स की कहानियाँ वो बहुत बड़े पैमाने पे होती हैं, है ना? लेकिन यहाँ ये एक छोटे व्यक्तिगत चुनाव से पैदा होती है। ये दिखाता है कि हमारी हर पसंद, हर छोटी बड़ी पसंद, एक नई हकीकत को जन्म दे सकती है। और इन्हीं दरवाजों के पीछे उसका सामना होता है अपने ही एक दूसरे रूप से, मिरर ईशान, जो उससे पूछता है कौन सा ईशान बचेगा। ये पहचान का संकट अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। ठीक जब ईशान इस दुविधा में होता है, उसे एक और भी बड़ा झटका लगता है, जो सिर्फ उसकी पहचान पे नहीं बल्कि पूरी हकीकत पर सवाल खड़ा कर देता है। हाँ, अचानक आध्या का चेहरा एक डिजिटल एक गड़बड़ी की तरह, एक ग्लिच की तरह, हाँ, एक ग्लिच की तरह टूटता है, और एक रोबोटिक आवाज आती है, सिस्टम रीसेट, चूज योर टाइमलाइन। और ये जो डिजिटल गड़बड़ी है, ये एक बहुत बड़ा इशारा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ईशान की दुनिया असली भी है, या वो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम यानी एक सिमुलेशन का हिस्सा है, जहां समय कोई प्राकृतिक नियम नहीं बल्कि एक कोड है जिसे तोड़ा या बदला जा सकता है। तो अगर ये एक सिमुलेशन है, इसका मतलब है कि ईशान का समय पर सवाल उठाना सिर्फ एक फिलॉसफिकल सवाल नहीं था, बल्कि वो अनजाने में सिस्टम के कोड में एक बग ढूंढ रहा था। शायद यही बात है। उसने सिस्टम के तर्क पर सवाल उठाया, और सिस्टम ने उसे एक विसंगति, एक एरर के रूप में चिन्हित कर लिया। इसीलिए तो कहानी का अंत इतना चौंकाने वाला है। ईशान को कोई विकल्प नहीं मिलता। वो खुद को एक सफेद खाली जगह में पाता है, जहां एक डिजिटल घड़ी कहती है, तुमने समय पर सवाल उठाया, अब तुम्हें उसकी जगह लेनी होगी। और फिर उसका शरीर डिजिटल कणों में बिखर जाता है। वो 1259 का नया रक्षक बन जाता है। और अगली सुबह यूनिवर्सिटी में सब कुछ सामान्य है, सिवाय एक बात के। अब किसी को याद नहीं कि ईशान शर्मा नाम का कोई छात्र कभी था भी। उसका अस्तित्व ही समय रेखा से मिटा दिया गया है। ये सोचने में भी अजीब लगता है ना, कि आपकी पूरी जिंदगी को ऐसे मिटाया जा सकता है, जैसे आप कभी थे ही नहीं। जैसे आध्या 2015 से गायब थी, अब ईशान हमेशा के लिए उस 1 मिनट में कैद हो गया है। समय को 1 बजने से रोकने के लिए एक चक्र पूरा हो गया है। कैंटीन की दीवार पर लगी घड़ी 12:59 पर टिमटिमाती है, और उसके शीशे में एक पल के लिए ईशान का चेहरा दिखाई देता है, हमेशा के लिए जमा हुआ। तो आखिर में कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हमारी यादें, हमारे रिकॉर्ड्स
और लोगों की चेतना से हमारा वजूद ही मिटा दिया जाए, तो क्या हम कभी मौजूद भी थे? ये सवाल ही शायद समय की सबसे बड़ी पहेली है।